In this segment, we will be covering the Crown Rule, the period from 1858 to 1947. तो जो सबसे पहला एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये बहुत सारे एक्ट्स हैं, इनके बहुत बारीकी में प्रोविजंस हमको समझने हैं और याद भी रखने हैं, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में बताया है कि कैसे जो यूपीएससी है वो क्वेश्चंस पूछती है। तो कोई भी फीचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि वो किस एक्ट में उस फीचर की बात हो रही है। सो लेट अस बिगिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इट वाज एक्चुअली इनएक्टेड इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी के बाद इनएक्ट किया गया था, जब फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अबॉलिश किया गया और जो पावर थी वो क्राउन के हाथ में दी गई। तो इसके फीचर्स क्या थे, लेट अस अंडरस्टैंड। India was to be governed by and the name of Her Majesty। तो जो अब इंडिया था वो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अबॉलिश हो गया था, डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश हो गई थी, तो इंडिया अब जो होगी वो गवर्न होगी किसके नाम में, इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। देन इस इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। Then it changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy। तो जो अभी तक हम जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल रहे थे वो पोजीशन चेंज हो गई और अब से बोला जाएगा वाइसरॉय। पहले वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और जो वाइसरॉय होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ब्रिटिश क्राउन को। ही वाज सपोज टू बी द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और ये वाला जो एक्ट था, इसने जो डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी, किस एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो ऑर्गन्स क्रिएट किए गए थे। तो ये वाले एक्ट ने वो अबॉलिश कर दिया। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, किसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए एक और बॉडी बनाई गई जिसका नाम दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब क्रिएट किए गए, जिनके पास पूरी अथॉरिटी थी, कंट्रोल थी, किसकी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो उनको मेंबर होना था ब्रिटिश कैबिनेट का, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। रिस्पॉन्सिबल मतलब ही वाज आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अपने जो भी ऑफिशियल एक्शंस के लिए अब इनको आंसरेबल होना था, किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। देन एक इन्होंने बॉडी, इस एक्ट ने एक बॉडी क्रिएट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ये बॉडी केपेबल थी सू करने की और सू होने की। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जैसे पहले ऑफिशियल कैपेसिटी के जितने भी एक्शंस थे, गवर्नर जनरल को उससे एक्सक्लूड किया गया था जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से। लेकिन अब जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक बॉडी बनाई गई जो सू भी कर सकती थी और सू भी हो सकती थी इंग्लैंड में। तो जो जो इंग्लैंड की जुडिशरी को पावर दी गई। इस एक्ट ने ज्यादातर चेंजेस नहीं लाए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया में क्या चीजें चेंज होंगी। बट जो चेंज किया था वो मेनली क्या चेंज किया था कि ब्रिटिश कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को अब कंट्रोल करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में चेंज लाया गया, लेकिन वो कहाँ लाया गया कि ब्रिटिशर्स कैसे कंट्रोल करेंगे। इंडिया ऑन ग्राउंड चीजें चेंज नहीं हुई। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1961 से चेंज होना शुरू होगी। लेकिन 1861 से, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से चीजें चेंज शुरू होना होंगी, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में चीजें इतनी चेंज नहीं की गई। देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861।
तो अभी तक ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि बहुत ज़रूरी है सिपॉय म्यूटिनी के बाद कि इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इन द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। तो ये जो एक्ट था ये इसलिए लैंडमार्क था इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। सो ये शुरुआत हुई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, कैसे इंडियंस को इंक्लूड किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो जो वाइसरॉय थे उन्होंने कुछ नॉमिनेट किए इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे दे वर नॉमिनेटेड, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइसरॉय के काउंसिल में लॉ मेकिंग प्रोसेस में अब से हिस्सा लेंगे। तो 3 मेंबर्स को ऐसे इंक्लूड किया गया था। तो ये हमें याद रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, जो रिप्रेजेंटेटिव अभी हमारी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। वी इलेक्ट पीपल एंड दोज पीपल फर्दर मेक द पॉलिसीज। सो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का इंडियंस को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में। Then another important feature of this particular act was decentralization। तो हमने देखा था कि कैसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सेंट्रलाइजेशन शुरू हुई थी, और कैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सेंट्रलाइजेशन को कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गई थी। लेकिन अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन वापस से शुरू हुई। कैसे? पहले तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की, उनको रिस्टोर किया गया, उनको वापस दिया गया। So it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to Bombay and Madras presidencies। और तो उनकी जो और भी उन्होंने लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश किए। कहाँ कहाँ पे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब में ये एस्टैब्लिश किए गए 1862, 1886 और 1897 में। तो एक तो और जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, उनकी लेजिस्लेटिव पावर, उनकी लॉ मेकिंग पावर को रिस्टोर किया गया। उसके अलावा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट किए गए। कहाँ पे? बॉम्बे, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब। देन वाइसरॉय की पावर्स को काफी एनहांस किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में। हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट टाइम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को भी रिकॉग्नाइज किया गया। तो अब वाइसरॉय किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस बना सकते थे। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। जो अभी प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, उसकी रूट्स कहाँ से आती है? इस पर्टिकुलर एक्ट से, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। So it empowered the viceroy to make the rules and the orders for more convenient transaction of business in the council। तो जितने भी rules and orders है कि कैसे council में चीजें होंगी, कैसा उनका day to day business होगा, वो सारे rules कौन बनाएगा? वाइसरॉय। और ये आज की डेट में किसके पास पावर्स हैं? प्रेसिडेंट के पास। It also gave the recognition to the portfolio system। सो वैसे तो पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। तो इस एक्ट ने फॉर्मल ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी पोर्टफोलियो सिस्टम को इन 1861 में। ऑल राइट। एंड इट एम्पावर्ड दी वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। हमने डिस्कस कर लिया है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंटरफेरेंस के वो ऑर्डिनेंस बना सकते थे एंड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। Next comes our Indian Councils Act of 1892। So this becomes very important। क्यों? क्योंकि अभी जो लॉ मेकिंग में इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1891, तो वो 1861 में, तो वो 1892 में उनकी नंबर को बढ़ाया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दोनों में बढ़ाया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जो इंडियंस को इंक्लूड किया गया था एज नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ additional non-official members in both central and provincial legislative councils। लेकिन उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी को अभी नहीं छेड़ा गया। तो जो अभी ब्रिटिश की मेजोरिटी थी, जो अपॉइंटेड मेंबर्स थे, वो अभी भी और अभी तक इलेक्शंस इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे
इनडायरेक्ट इलेक्शंस हम देखेंगे कैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन होगा थ्रू नॉमिनेशन। तो अभी पहले इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में हमने देखा कि कैसे वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे इंडियंस, उन्होंने कैसे नॉमिनेट किया इंडियंस को टू बी इंक्लूडेड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इंडियन, अभी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में उनको बढ़ाया गया। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को भी बढ़ाया गया। अब जैसे बजट को डिस्कस कर सकते थे, पहले बजट को डिस्कस नहीं कर सकते थे, बजट पास हो गया तो हो गया, अब बजट को डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे एग्जीक्यूटिव को। Then it provided for the nomination of some non-official. So जो non-official members थे जिनके हमने बात करी कि अभी non-official members को बढ़ाया गया both central and provincial legislative councils में, तो इनका nomination कर सकते थे। जो central legislative council में थे वो किसके recommendation पे वाइसरॉय उनको nominate करते, provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce की recommendation पे। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किए गए वो किसके रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदारीज एंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बारी नॉमिनेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो है, हमने देखा कि कैसे लोकल बॉडीज को हिस्सा दिया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, नॉमिनेट करने रेकमेंड कर सकते थे, फिर फाइनली रिकमेंडेशन के बाद वाइसरॉय ही नॉमिनेट करते थे उनको, लेकिन एटलीस्ट रिकमेंडेशन की पावर दी गई। सो इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन इस पर्टिकुलर एक्ट में इंक्लूड किया गया। So we have to remember that indirect provision की बात पहले किस एक्ट ने की, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। Then comes the Indian Councils Act of 1909। इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, और मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी ये प्रसिद्ध है काफी। तो अब इस एक्ट के फीचर क्या थे, अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स थे बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, तो उन्होंने उनका साइज बढ़ा दिया गया, बिकॉज यहाँ पे अब इस टाइम तक कांग्रेस भी फॉर्म हो चुकी थी और बहुत ज्यादा डिमांड थी टू इंक्लूड द इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, सो एंड टू इंक्रीज द साइज ऑल्सो ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सो इट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ legislative councils both at the central and the provincial level। ये important point है that we have to remember। और जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी उसको रखा गया, ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब जो अपॉइंटेड मेंबर्स थे जो ब्रिटिशर्स थे, सो उनको रखा गया एज अ ऑफिशियल मेजोरिटी एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे वहां पे फिर भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया, विच मीन्स दैट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जो इंडियंस थे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, nominated as non-official members, they were now they could now be more than the official members at what level, at the provincial level। डेलिबरेटिव फंक्शंस भी बढ़ाए गए। डेलिबरेटिव फंक्शंस मतलब कि जैसे जो जहाँ पे ज्यादा डिस्कशन, आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन के बाद एक आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन, दैट्स अ डेलिबरेटिव प्रोसेस। सो इन इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द लेवल। सो दोनों लेवल पे, जो सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो डेलिबरेटिव फंक्शंस थे काउंसिल के, वो बढ़ाए गए। और जैसे मेंबर्स अब पूछ सकते थे क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे बजट पे एंड एटसेट्रा सो ऑन। देन इंडियंस को पहली बारी अभी लॉ मेकिंग प्रोसेस में तो इंडियंस को इन्वॉल्व कर दिया था, किस एक्ट से किया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 से, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक नहीं इंक्लूड किया था। इट वाज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 जिसने इंडियंस को इंक्लूड किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर में। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय
एंड द गवर्नर। एंड कौन थे पहले जिन्होंने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। तो अब इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस किया है, विच वॉज अ बिग बिग टर्निंग पॉइंट, बिग बड़ा लैंडमार्क था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, इंडियंस नहीं थे। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first member to be involved to join the Viceroy's Executive Council। तो ये मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स ने काफी सारे अच्छे चेंजेस लेके आए, जिससे साइज बड़ा कर दिया प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों का। देन डेलिबरेटिव फंक्शंस बढ़ाए गए, देन इंडियन को इंक्लूड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बट जो मेन कारण जो मेन प्रोविजन था जिसके कारण क्रिटिसाइज किया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को और इंडियन काउंसिल्स एक्ट को, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मतलब कि अब जो मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम्स को इलेक्ट करेंगे। सो दिस इन फैक्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट वाज सेड दैट इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। एंड लॉर्ड मिंटो इसके कारण, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से लॉर्ड मिंटो इसके कारण in fact came to be known as the father of communal electorate. So it introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. Under this, the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. ये वाला जो इस पॉइंट के कारण, क्योंकि अभी सेपरेट इलेक्टोरेट ने लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रिलीजन इज डिफरेंट। इस कारण ये काफी क्रिटिसाइज हुआ था, और इसके कारण काफी ये कांग्रेस को और अदरवाइज इंडियंस को, ये कांग्रेस को ये सहमति नहीं थी इस पर्टिकुलर पॉइंट से, बट ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और सेपरेट इस पर्टिकुलर एक्ट ने और भी प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए, जैसे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। तो इनको यूनिवर्सिटीज को, जमींदार्स को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रेसिडेंसीज को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई। देन कम्स आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये एक्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट टाइम सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करा और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मींस आंसरेबल। अभी तक जो थी वो क्राउन जो रिप्रेजेंटेटिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ही वाज आंसरेबल, ही वाज आंसर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल थी। लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। करंटली वी आर फॉलोइंग अ मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेर इन द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हम आगे पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एग्जीक्यूटिव इज द आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, एंड कैसे डिफरेंट provisions है to ensure this response to ensure that the government is responsible and enjoys the confidence of the legislature। और बहुत सारे provisions है जो कि अगर confidence ensure ना करे तो it leads to the collapse of the government। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, ये अगस्त रिफॉर्म्स के बाद आए थे। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का था कि जो सब्जेक्ट्स थे, वो उनको डिवाइड किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। जैसे अभी भी हमारे सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो जो पहली बारी बात हुई थी सब डिफरेंशिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स की, वो किस में बात की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और क्या कौन से दो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? सेंट्रल सब्जेक्ट्स में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। बजट भी इनफैक्ट सेंट्रल और जो बजट भी सेंटर का बजट अलग होगा और प्रोविंसेस का बजट अलग होगा, ये भी बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और सबसे अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था वो था कि डायरकी इंट्रोड्यूस करी।
सो डायरकी वाज द कॉल्ड द डुअल रूल, जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया सब्जेक्ट्स को, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे they were to be administered, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स को कौन एडमिनिस्टर करता, गवर्नर एडमिनिस्टर करते, एंड उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्टर करती रिजर्व सब्जेक्ट को, लेकिन विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो रिजर्व सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रखा गया था रिजर्व सब्जेक्ट्स में, जिसमें एग्जीक्यूटिव would not be responsible to the लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि सेंटर में बाद में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, लेकिन इस टाइम पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, प्रोविंसेस के लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें अगर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टिंक्शन किया गया था। रिजर्व सब्जेक्ट्स को कौन एडमिनिस्टर करेंगे, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एडमिनिस्टर करेंगे वो सब्जेक्ट्स, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर, किसके साथ मिलके, अपने मिनिस्टर्स के साथ, with the aid of the ministers who were responsible to the legislative council। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में देखा गया है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, जो एग्जीक्यूटिव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द गवर्नर, he will be answerable to the legislative council। अब जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जिसमें 6 मेंबर्स होने थे, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रोविजन लाया, जिसमें आउट ऑफ द 6 मेंबर्स 3 वर सपोज टू बी इंडियन except the commander in chief। So governors, viceroy, executive, it required that 3 of the 6 members of the viceroy's executive council were to be Indian। Then it also extended the principle of communal representation। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कम्युनल इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, लेकिन अभी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, और किस किस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। तो 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट, विच मीन्स दैट दे विल बी 6 विल बी वोटेड बाय द 6। एंग्लो इंडियंस के भी वोटर्स होंगे एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के वोटर्स हो गए यूरोपियंस, एंड क्रिश्चियंस के वोटर्स होंगे क्रिश्चियंस। तो ये सब प्रोविजंस लाए गए। फर्दर इस पर्टिकुलर एक्ट में हम देखेंगे कि कैसे फ्रेंचाइजी, दैट इज द राइट टू वोट, दी गई। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और उसके अलावा फ्रेंचाइजी, बट लिमिटेड फ्रेंचाइजी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी हम देखेंगे, लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। देन एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर का, ये लंदन में बैठेंगे, और उनको कुछ कुछ फंक्शंस दिए गए जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट परफॉर्म कर रहे थे। देन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया 1926 में, बट उसकी बात कब हो गई, हुई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। देन इट सेपरेटेड, हमने इस बारे में बात कर ली है पहले, इट सेपरेटेड फॉर दी फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो अब सेंट्रल बजट एक डिफरेंट होगा, प्रोविंशियल सब बजट अब डिफरेंट होगा, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अथॉरिटी दी गई कि वो अपना बजट खुद इनैक्ट कर सकते हैं।
फिर इसमें और भी बात की गई इस पर्टिकुलर एक्ट में कि एक 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा जो इंक्वायर करेगा और रिपोर्ट करेगा वेदर आफ्टर 10 इयर्स वेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के प्रोविजंस में क्या चेंजेस वाज इट इफेक्टिव और नॉट इन ब्रिंगिंग द डिजायर्ड चेंजेस। जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्या इंडियंस क्या गवर्नेंस में इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं उसको चेक करने के लिए एग्जामिन करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन लाया जाएगा आफ्टर 10 years of this enactment. Let us go ahead and do Government of India Act of 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे बहुत सारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए गए हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पहली बार इशू किया था। तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमने वहां से इंस्पिरेशन लेके और ऑफ कोर्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। लाइकवाइज अ फेडरल स्ट्रक्चर मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है वेर इन द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स सब्सिक्वेंट यूनिट्स। तो उसके कंपोनेंट्स में और एक सेंट्रल अथॉरिटी में जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म के रूट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हैं। और in the past question has been asked both in mains and prelims from government of India Act 1935, so let us not miss। इसका सबसे पहले जो प्रोविजन है वो ये है कि इसने कोशिश करी टू क्रिएट एन ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें कौन कौन होगा, प्रिंसली स्टेट्स होंगी और प्रोविंसेस होंगी एज यूनिट्स। और अटेम्प्ट किया टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन द थ्री लिस्ट। तो थ्री लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी विच वाज फेडरल लिस्ट जिसमें सारे सेंटर के सब्जेक्ट्स होंगे। देन प्रोविंशियल लिस्ट होगी जिसमें प्रोविंसेस के सब्जेक्ट होंगे और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। और जो रेजिडुअरी पावर्स थी जो इसको तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था उसकी पावर्स किसको दी गई थी, वाइसरॉय की। ये आज की डेट से डिफरेंट है बिकॉज आज अभी जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें जो रेजिडुअरी पावर्स है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। बट ये जो फेडरेशन है वो इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज द प्रिंसली स्टेट्स दे डिड नॉट जॉइन इट। तो क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया तो फेडरेशन एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। Then this particular act it abolished diarchy at the provinces। तो जो diarchy introduce की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इसने abolish कर दी provinces में और provincial autonomy उसकी जगह पे include करी। provincial autonomy मतलब कि provinces will be autonomous units, they can create they can अभी जैसे provincial list में so they will be enacting a provincial list एंड वो अपने सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करेंगे, खुद ही अपने लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ऑटोनमस यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो ऑटोनमस यूनिट्स कौन से होते हैं, जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स होती हैं। तो इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज एन ऑटोनमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स। तो वो अपने डिफाइंड स्फीयर्स में दे कुड एक्ट एज ऑटोनमस यूनिट्स। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करी। दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि दैट गवर्नर was to act on the aid and advice of the ministers। जैसे अभी president is supposed to act on the aid and advice of the council of ministers तो answerable to the legislature। so वही responsible government introduce करी provinces के level पे where the governor was supposed to act with the advice of the council of ministers and who were ultimately responsible to the provincial legislature। I'll read it out once. The act introduced responsible government in provinces. That is, governor was required to act with the advice of the ministers responsible to the provincial legislature। So they were responsible to the provincial legislature and किसके advice पे governor was supposed to act on the advice of the council of ministers।
देन इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरार्की एट द सेंटर। उन्होंने कोशिश करी कि डायरार्की को इंट्रोड्यूस करेंगे एट द सेंटर, और फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, लेकिन ये ऑपरेशन में ही नहीं आया, बट अटेम्प्ट हुआ था एट द लेवल ऑफ सेंटर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसने डायरार्की इंट्रोड्यूस की थी एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, and the Government of India Act of 1935 tried to introduce it at the level of center and divided the subjects into transferred and reserved subjects. Transferred और reserved subjects क्या थे, हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो transferred subjects जो कि रिजर्व सब्जेक्ट्स पहले हम समझते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो कि गवर्नर एडमिनिस्टर करते विद द एड ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको हेल्प करते हैं उस एडमिनिस्टर करने में, एंड दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है, द गवर्नर वाज सपोज्ड टू एडमिनिस्टर दो सब्जेक्ट्स विद द एड ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड हु वर इवेंचुअली आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल टू द legislative council. All right. Then it introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. So bicameralism for the first time किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंसेस के लेवल पे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। तो प्रोविंसेस के लेवल पे दो हाउसेस होंगे, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। देन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया गया। तो अब डिप्रेस क्लासेस को दी गई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, विमेन एंड लेबर। So separate electorates were given to for depressed classes, for women and scheduled castes. So अब Anglo Indians, Europeans, Sikhs, Muslims and women and depressed classes and labor, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। डिप्रेस क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने दिया गया, वो उसके पीछे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, बिकॉज महात्मा गांधी जी डिड नॉट वांट separate electorate to be given to the depressed classes because then it created differences. तो चाहे ब्रिटिशर्स को लगता था कि रिप्रेजेंटेशन देने से होगा, बट देन such provisions created differences which was not applauded for by the leaders of the Congress. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस क्या थे? जो काउंसिल ऑफ इंडिया बॉडी थी, जो 1858 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में एस्टैब्लिश हुई थी, वो उन्होंने अबॉलिश कर दी, एंड द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड। द बॉडी व्हिच वाज क्रिएटेड, a 15-member body which was created to help to assist Secretary of State, so that body was abolished, और उसकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या दिया गया? एक टीम ऑफ जस्ट एडवाइजर्स। बॉडी को अबॉलिश कर दिया गया, एडवाइजर्स वर गिवन। फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिमिटेड फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस की गई, यहाँ पे फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया, एंड नाउ ऑलमोस्ट द 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स। फिर रिजर्व बैंक को एस्टैब्लिश किया गया to control the currency and the credit of the country. So the Reserve Bank was came into existence after the enactment of the Government of India Act of 1935 in 1937. अब सिर्फ एक सेंट्रल पब्लिक कमीशन नहीं था, बट एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया गया, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टैब्लिश किया गया फॉर 2 or more provinces to recruit civil servants. Then it provided for the establishment of a federal court, which was set up in 1937. So for a federal court was established for the entire country, and the federal court was established in 1937. Finally comes the Indian Independence Act of 1947, through which we were given the independence. So what is the first important provision? It ended the British rule in India. तो ब्रिटिश रूल को खत्म किया और इंडिया को क्या डिक्लेयर किया? एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट. व्हाट इज द सॉवरेन स्टेट? अ सॉवरेन स्टेट इज अ स्टेट व्हिच इज फ्री टू एक्सरसाइज इट्स फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू बोथ इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. तो जो एक स्टेट है जो अपनी मर्जी से अपने एक्सरसाइज कर सकती है फंक्शंस बोथ इंटरनल अफेयर्स को लेके और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेके, उसको हम बोलते हैं सॉवरेन स्टेट.
फिर इन्होंने लेकिन पार्टीशन भी की, तो इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्रिएट करे, इंडिया और पाकिस्तान के, और दोनों को राइट दिया गया कि वो अपनी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी। सो बोथ दे गॉट द राइट टू secede फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। जो वाइसरॉय का ऑफिस है उसको अबॉलिश किया गया और वाइसरॉय के ऑफिस की जगह गवर्नर जनरल का ऑफिस क्रिएट किया गया। और गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेंगे? ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे ऑन, लेकिन on the advice of the Dominion's cabinet, not on the advice of the parliament, British Parliament, but on the advice of the Dominion's cabinet। तो जो हमारी कैबिनेट एंड पाकिस्तान की कैबिनेट एडवाइस करेगी, सो उसी बेसिस पे गवर्नर जनरल अपॉइंट होंगे, और वो जो वाइसरॉय की जगह गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया। And British King Crown no more had any responsibility, and no more had any responsibility with respect to the governance and administration of our country. So His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India and Pakistan। दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को एम्पावर किया गया कि वो अपने खुद के फ्रेम कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपने नेशंस के लिए, और ऐसा कोई भी एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है उसको रिपील कर सकते हैं। इनफैक्ट रिपील कर सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी। वो दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को एम्पावर किया गया कि वो अपनी अपनी टेरिटरीज को लेजिस्लेट कर सकते हैं जब तक उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट होता और इन्फोर्स होता। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो भी एक्ट होंगे अगस्त 15 1947 के बाद, जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास करेगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होंगे डोमिनियंस को, अनलेस एंड अनटिल वो खुद से करे। तो जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो खत्म की गई बिल्कुल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज गॉट देयर पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स। ऑल राइट। देन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था वो अबॉलिश किया गया, सेक्रेटरी वो कम्प्लीटली, और जो उनकी पावर्स थी वो सारी कॉमन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दी गई। जो ब्रिटिश पैरामाउंसी की जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट्स, मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स वर सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिशर्स इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सटर्नल अफेयर्स, सो वो उसको लैप्स किया गया। एंड ऑल्सो देयर वी विटनेस अ लैप्स ऑफ द ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज। प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई और उनको फ्रीडम ये भी दी गई कि दे कुड आइदर जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। दिस वाज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, बिकॉज इसके कारण हमें काफी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। जबकि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया ही ज्वाइन किया, बट फिर भी हमें जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी इंक्लूड करने में इन आर डोमिनियन। Then it provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of India Act of 1935। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम होता तब तक जो डोमिनियंस है वो किससे गवर्न होंगे? 1935 एक्ट से। और जो ब्रिटिश मोनार्क की राइट थी टू वीटो द बिल्स और टू रिजर्व द बिल्स, जो अब की प्रेसिडेंट के पास पावर है वो उस टाइम पे ब्रिटिश मोनार्क के पास पावर थी। सो द पावर now was transferred for the governor general, and the governor general would there was transfer the governor general would have full power to assent to any bill in the name of his majesty। So governor general को वीटो करने की जो पावर, जो ब्रिटिश मोनार्क के पास पावर थी, वो गवर्नर जनरल को दी गई। एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया, स्टेट्स का नॉमिनल हेड। दे वर टू बी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल द मैटर्स। सो वो दे हैड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल द मैटर्स। The title of Emperor of India from royal titles was dropped from the titles of King of England। So अब वो जो King of England थे उनके titles में से Emperor of India को drop कर दिया गया। He was no more the emperor, and it discontinued the appointment of civil services and reservation of posts by Secretary of State for India। So जो civil services है अब उसमें जो Secretary of State reserve कर सकते थे कुछ positions वो भी discontinue कर दी।
The members of civil services appointed before August 15, 1947 would, however, continue to enjoy all the benefits they were entitled. So this is an important feature that it discontinued the practice of the members being reserved by Secretary of State, but they could continue. Enjoying all the benefits. So it and the main thing to remember here is that it ended the British rule, and it ended the it changed the designation from viceroy to governor general, and governor general was supposed to act on the aid and advice of the ministers of the Dominion cabinet. तो जो पावर थी, ट्रांसफर ऑफ पावर फाइनली हैपेंड, and India became an independent nation.